मैं अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में सक्रिय रहा। वह सक्रियता ठीक थी या गलत थी मुझे नहीं मालूम। उसका क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, यह भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी जगहों में सक्रिय रहने के बाद भी मैंने कविता क्यों लिखी? सैकड़ों मंचों पर मैंने भाषण दिया, अपनी बात कहता ही रहा। चुनाव में खड़ा हुआ, दो बार जेल गया लड़ते झगड़ते हुए। विश्वविद्यालय के विभिन्न मंचों पर भी अपनी बात कही। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की कक्षाओं में मैंने पढ़ाया, तो मैं बात कहता ही रहा। तब भी कविता लिखने की जरूरत क्यों महसूस? मुझे ये लगता है कि कुछ बातें कविता में ही कही जा सकती। कविताओं में जितनी ईमानदारी हो सकती है, उतनी ईमानदारी अन्य क्षेत्रों में संभव नहीं। कुछ निजी बातें जो आप कह न सके, समाज की बातें जो अनुभव में आया वो व्यक्त हो न सका, तो वह कविताओं में व्यक्त। यहाँ जितनी बातें हो रही हैं, और कुलपति महोदय ने अपनी बात कही, उदय जी ने, अमरेंद्र जी ने, रंजन जी ने, और अंगिका के जितने हमारे मित्रगण आए हुए हैं, हमारे छात्र हैं जिनके बीच में अपनी बात कहता ही। कभी कभी ऐसा क्षण आता है कि आप कविता लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है कविता लिखनी चाहिए और कविता नहीं लिखी जा रही। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक एक पंक्ति फ्लैश करे, एक पंक्ति आ जाती है और फिर कविता ऐसे ही लिखी चली जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि आज एक कविता लिखनी है, ये कविता लिखी नहीं जाती। फिर कभी चलते चलते, कभी एकांत में बैठे हुए, कभी भीड़ में भी, और अचानक कविता आ गई। मुझे लगता है वह क्षण, रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा कि इस ईर्ष्या द्वेष से एकदम मुक्त होकर जो कविता है आत्मिक, वह जो दुनिया है, वह दुनिया कविताओं में व्यक्त होती है। मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, साहित्य बहुत ठहर रहा है, पत्रिकाएं मर रही हैं, गोष्ठियां मर रही हैं, साहित्यिक गोष्ठियों की बहुत कमी हो गई। हम लोग जब इस शहर में आए थे तो बहुत सारी गोष्ठियां हुआ करती थी, पत्रिकाएं निकला करती थी। राष्ट्र से लेकर के भागलपुर तक बहुत सारी पत्रिकाएं मर गई, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं मर गई। जो पत्रिकाएं आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब छापे के अक्षर की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आप जो है नेट पर और बहुत तरह के जो माध्यम हैं उस पर जो है आप जाइए। एक नई दुनिया बन रही है, जो दुनिया पूर्व से अलग है, बहुत अलग है। हम अपने बेटे को देखते हैं और उसका पक्का भरोसा हो गया है कि छापे के अक्षर में बहुत नहीं है। एकदम वो जितनी किताबें हैं वो तुरंत अमेजन पर डालता है, फिर उसको लगता है कि शायद वो दुनिया, और मेरी दुनिया हम जो बंधे हुए हैं, हमको लगता है कि अभी भी छापे के अक्षर की ताकत है, पन्नों पर इसको लिखा जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। लेकिन नई पीढ़ी की दुनिया बदल गई है। मोबाइल में बहुत कुछ है, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी वो हैं,
और वह दुनिया विस्फोटक ढंग से हम लोगों की चेतना को ग्रस्त रही। वह भी जो मोबाइल से दूर है उसकी चेतना में भी मोबाइल घुसा हुआ है, तो उसका कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। अब किताब पढ़ना है मोबाइल पर बहुत किंडल पर बहुत आसानी से एकदम किताब की तरह ही एक छोटा सा डायरी की तरह उसमें 200, 300, 400 अच्छी किताबें उसमें होती हैं जिसको आप लेके कहीं जा सकते हैं और कहीं पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं और बहुत सारी असुविधाएं भी हैं। पुराने लोगों को देश बात समझ में नहीं आती है। वह संसार जो खुला है वह संसार विस्फोटक होगा, आदमी को मारने वाला होगा या आदमी को जिलाने वाला होगा। पुराने लोगों को लगता है कि मारने वाला होगा, नए लोगों को लगता है कि जिलाने वाला होगा। और वो दुनिया कैसी होगी, इसलिए मुझे बहुत बातें उसमें समझ में नहीं आई। मैं रिश्तों में विश्वास रखता हूँ, इसलिए माता पिता आसपास रहते हैं, दोस्त आसपास रहते हैं, मेरे छात्र मेरे करीब रहते हैं। मुझे महसूस होता है कि हमारा जो है वो संबंधों में ही है, इसलिए कविताओं में वो संबंध आते रहते हैं। और अगर संबंध नहीं रहा तो फिर रहा क्या? बिना संबंधों की कैसी दुनिया होगी? नई पीढ़ी जो आ रही है उससे आग्रह है कि कम से कम जीवन में 2, 4, 5 ऐसे दोस्त जरूर बनाएं जिसके सामने सब कुछ कहा जा सके, वरना जीवन एकदम खाली हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुमको यह महसूस होगा कि जरूरत है दोस्त की, जिसको हम कह सके अपने अंदर जो कुछ है। दोस्तों के बिना दुनिया नहीं हो सकती है। दोस्तीहीन दुनिया बहुत खतरनाक होती है। और आजकल देख रहे हैं कि दोस्ती जो है बहुत एकदम मतलब उपयोगी दोस्ती जैसे होती है कि सब उपयोग में सब कुछ होना चाहिए। किसी का नोट्स ले लीजिए, किसी ने किताब ले लीजिए, किसी का ये लीजिए, किसी का ये लीजिए, तो वो दोस्ती नहीं है, वो एकदम फालतू दोस्ती है। दोस्ती ऐसा करो कि लगे कि हाँ है, कोई है एक शहर में, वह नहीं भी बात हो। आज तो चला गया बेचारा, बहुत अफसोस होता है। वह कलकत्ते में था, 6 महीना 7 महीने तक बात नहीं होती थी, फोन से ही कभी बात नहीं हुई। अब बात भी कभी हुई तो हाँ हूँ में ही बात हुई, लेकिन लगता था कि हमको एक समझने वाला आदमी है जो कलकत्ते में है, और दोस्ती रही। कई दोस्त हैं। मुझे लगता है नई पीढ़ी को दोस्ती के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और उससे कुछ लेना देना नहीं चाहिए। देने की जरूरत पड़े तो दे देना चाहिए, लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो बड़ा आनंद आएगा जीवन में। और कुछ रखा उखा है। कविताओं की जितनी प्रशंसा सुनती रही, मैं तो धीरे धीरे लगा कि सचमुच में बहुत सारी कविताएं मैं भूल चुका हूँ, और वो कविताएं सामने आती है तो हमको लगता है कि मैंने ही लिखी है कि नहीं लिखी है। मतलब वो कविताएं जो मैंने लिखी उस समय, आज की तारीख में मुझे लगता है कि मैंने नहीं लिखी है। इसका मतलब समय बदल गया है, वो चेतना बदल गई है। जो किताबें मैंने लिखी गुरु कुमार शिष्यकुंभ और जिसका जो उल्लेख उन्होंने किया, उसके कई चैप्टर और कई प्रसंग जो उसमें लिखे गए, मुझे लगता है कि वह मैंने नहीं लिखी, लेकिन लिखी तो मैंने ही, सृजन करता तो मैं ही। बहुत सारी बात। एक यहाँ पर काम करता है, धूप में बैठे हुए तो गया वो, तो कहा कि सर आपको नहीं दे सके, हमको समझ में नहीं दे सके, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है। तो मुझे उसने बताया कि आपने 4000 रुपया दिया है मुझे, जो हमको देना है। और सचमुच में मुझे याद नहीं था कि मैंने इसको पैसा दिया है। तो कई प्रसंग, शायद बुढ़ापा आया होगा, बुढ़ापा भी एक बात है, बहुत बातें भूल जाएगा।
तो आजकल भूलने की बीमारी भी हो सकती है। और जो आदमी भूला नहीं वो आदमी भी नहीं। इतनी बात याद रखो, जीवन में बहुत घटना घटती रहती है, तो याद रखना अच्छे प्रसंगों को भूलने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिसको भूल जाना। बहुत सारी चीज़ें जमा करके कंप्यूटर की तरह नहीं रखना चाहिए, भूलते रहना चाहिए, तो एक अच्छा जीवन आएगा। कविताएं मैंने लिख दी, अमरेंद्र जी ने उसका अनुवाद किया, और जब फेसबुक पर अनुवाद करके लिखते थे मैं भी उसमें शेयर कर देता था, तो अंदर अंदर आनंद तो आता ही है। आखिर अपने सृजन जो हमने लिखा, जिसको सृजित किया, जिसको रचा, अगर कहीं और बात जा रही है, अपने संतान को बढ़ते हुए कौन नहीं देखना चाहता। वह पिता भी जिससे झगड़ा करता है बेटा, तब भी बाप चाहता है कि भाई उसका बच्चा आगे बढ़े। जिस माँ को बेटा पीट रहा होता है, वह माँ भी अंतिम में सोचती है कि बेटा थोड़ा सा अच्छा करे। तो हम जब लिख देते हैं, रचना कर देते हैं, तो लगता है कि अगर कोई पढ़ता हो, क्यों किसके लिए लिखते हैं? ये तो लगता है कि कोई पढ़ने वाला होना चाहिए, वरना लिखने का क्या मतलब है? एक लिखने का ये मतलब है कि स्वयं हमने अपनी बात कह दी, लेकिन बात कहने के बाद जो बात जाती है तो लगता है कि अगर किसी ने सुन ली बात, किसी ने समझ ली बात, किसी ने रच ली बात, किसी के मन में गया, किसी की चेतना में बैठ गया, तो बहुत अद्भुत लगता है। लगता है कि सचमुच में कुछ सार्थक हो रहा है। सामने जो दुनिया है वो आसान दुनिया नहीं है। हर युग में पहचाना जाता है आदमी, हर युग में समय पहचाना जाता है, लेकिन आज का जो समय चल रहा है इसको पहचानना बहुत आसान नहीं है। हम कहते भले हैं लेकिन आसान नहीं है। आदमी नहीं पहचाना जा रहा है कि यह आदमी कहाँ पर किस तरह का रिएक्शन दे, यहाँ कुछ कह रहा है, वहाँ कुछ कह रहा है। हम लोग जो पढ़ते थे तो एक बार जब बोल देते थे कि ये बात है, तो बस अड़े रहते थे और वह स्वभाव आज तक नहीं गया। लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ, वहाँ पर कुछ, वहाँ पर एक आदमी के इतने रूप देख करके थोड़ा सा डर लगता है कि इतना कैसे बदल सकता है आदमी, लेकिन बदल जा रहा है। बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ आदमी, नाम नहीं कहेंगे लेकिन तो बहुत कोई बुरा लग जाता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ आदमी इतिहास याद रखेगा, यह समय याद रखेगा कि बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कितना सरेआम झूठ बोल रहा था और उसके पीछे लोग दीवाना थे। यह युग याद रखेगा, यह सामान्य युग नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि झूठ के फेरे में लोग उसके पीछे लीला चल रहा है, यह कभी नहीं हुआ। दुर्योधन को भी दुर्योधन कहा गया, जो बुरा था कहा गया बुरा है, लेकिन आज बुराई को जिस तरह से समाज ओन कर रहा है, यह अद्भुत समय है, यह सामान्य समय नहीं है। और इस समय धैर्य से सोचने और समझने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, क्योंकि आदमी की पहचान अंदर उन बुराइयों में जो हवा बह रही है उसी समय होगी कि कितना बहका था और कितना बहका नहीं था। और किताबें बहकने से रोकती हैं। किताबों का जो संसार है जिसमें ईमानदारी से लोग लिखता है, किताबें रोकती हैं, किताबें समझ पैदा करती हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से हम अपेक्षा करते हैं ज़्यादा कि उसके सामने जो दुनिया खुली हुई है वो दुनिया को समझे, बहके नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़े, मेरे चक्कर में भी नहीं पड़े, हमारे पीछे पीछे भी हाथ नहीं डुलाए। हम आगे बढ़े तो सवाल करें कि आप ये कर रहे हैं सही है कि गलत है। माता पिता से भी सवाल करें कि अगर गलत लगता है तो ये गलत है या सही है, यह कहना चाहिए। अगर कहने की आदत भूल गए तो किताब पढ़ने से क्या होगा, कविता पढ़ने से क्या होगा, कहानी पढ़ने से कुछ तो समझ होनी चाहिए। कविताएं अंगिका में आ गई हैं, बहुत सारी कविताएं और भी अनुदित थी जो उसमें नहीं हैं। इन्होंने अनुवाद और भी किया है जो उसमें अनुदित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी की भी कविता वो जब छप के आ ही जाए, और इसको छपाना आज जितनी बात हुई इसलिए मुझे लगता है यह बहुत ज़रूरी था कि हिंदी में भी कविता आ ही जाए। मैं लापरवाह अपनी रचनाओं के प्रति जरूर रहा हूँ कि लिखता रहा, लेकिन कभी छपाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब लगता है अब सेवानिवृत्ति भी तो
उम्र भी तो कुछ न कुछ कहती है। तो लगता है कि जितना कुछ लिखा पढ़ा है उसको छपा देना चाहिए। कभी व्यंग कॉलम लिखते थे हम, 400 पन्ने का, रंजन जी ने उसको टाइप करके एक समय चित्रशाला में 407 पेज की वो किताब है, इन्होंने वो करके रखा है जिसको हम छपा नहीं सके, वैसे ही पड़ी हुई है। इतने जगह संपादकीय और क्या क्या लिखा है वो अब देखते हैं तो लगता है कि 4-5 किताबें तो ऐसी ही रखी हुई जिसको छपाया जा सकता है। लेकिन देखा जाएगा, किताबों को छपाना खुद आवश्यक होगा तो किया जाएगा। आप सब जितने भी मंच पर थे, जितने हमारे मित्र लोग आए हैं सुल्तानगंज से, सुधीर जी, सत्यम जी, हरेन जी, मनीष जी, श्वेता, त्रिलोकीनाथ, दिवाकर तो चले गए, हमारे मित्र ही और इनका लोगों ने कहा कभी 8 जी, वो तो यहाँ के बाकायदा छात्र ही रहे, अंगिका विभाग के छात्र ही रहे। गौतम जी मौजूद है, रंजन जी, हाँ, दिव्यानंद जी, और हमारे जो सहकर्मी हैं वो तो है ही। कुछ पुराने छात्र जो इस मतलब उधर नेहा दिखाई पड़ती है, जो अभी क्लास में नहीं, क्लास नहीं है तब भी वो आ गई होगी शायद सुन के, एक TLB से पढ़ाते रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी किताब के बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनकर जो मज़ा आया बैठे बैठे। अब ये कैसे हो गया है कि आप हंसते नहीं हैं, मुझे तो अपने ऊपर भी सोचिए कि सचमुच में ऐसा व्यक्तित्व हो गया है कि हम हंसते ही नहीं हैं। और बिना हंसी का जीवन भी कैसा होगा, जैसे कि अगर बिना हंसे हुए आदमी मर गया तो वो कैसा होगा। और एक कविता अच्छी हो सकती है कि ऐसा समय आ सकता है, ऐसा समय आ सकता है कि मनुष्य के चेहरे पर हंसी ना हो। जब हिरोशिमा पर पहला बार बम गिरा होगा, जिसमें क्लास में बैठे हुए बच्चे चिथड़ी की तरह दीवार पर पिघल कर सट गए थे, अगर वैसा समय आएगा तो चेहरे पर से हंसी भी जा सकती है। और कुछ पागल बादशाह, विभिन्न राज्यों और देशों के जो बादशाह आजकल हो रहे हैं, इतने लेमैन हो रहे हैं, इनकी समझ एकदम रद्दी की टोकरी की तरह है। अगर उसके हाथ में वो चला गया और किसी दिन दाब दिया, कहा जाता है, सिर्फ एक बात करके अपनी बात समाप्त कर देंगे, कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था और अमेरिकी सेना बाकायदा जापान में प्रवेश कर रही थी और जापानी सेना सरेंडर कर रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि बम गिराओ। सेना के कमांडर ने कहा कि क्यों बम गिराना, ये तो सरेंडर कर रहा है। जब सब हार ही रहा है तो फिर हारे हुए सैनिक पर, देश पर क्या बम गिराना। तब जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, वह सोचने लायक है। उसने कहा कि जो बनाए हैं उसका प्रयोग तो करके देखें कि इसका असर क्या होता है। कैसा आदमी रहा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, उतने बड़े पद पर बैठा हुआ, कितना अनह्यूमन रहा होगा, कितना निर्दय रहा होगा, कितना बदतमीज रहा होगा। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी हो, वो जीत कर चला गया इसलिए बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा वह है जो गांव और देहात में है, बचाना चाहता है, जो मारना चाहता है बड़े बड़े पद पर, वह बड़ा आदमी नहीं है, वह बहुत छोटा आदमी है। अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत छोटा आदमी था, इसने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया और हजारों लोग मारे गए। उसने प्रयोग किया, जो बनाया था। अब परमाणु बम तो सबके पास आ गया है, कौन कहां से गिरा देगा, कौन कहां क्या करेगा, कहना मुश्किल है। जो भी है, आप सब आए, आप सबों को धन्यवाद बहुत बहुत। औपचारिक रूप से और भी लोग धन्यवाद देंगे, लेकिन एक लेखक के नाते, कवि के नाते ये मेरा विभाग रहा है, विभाग है। और एक बात मेरे मन में अभी आई है, एक आध क्लास, 1-2 क्लास सप्ताह में बिल्कुल जरूर देना, क्योंकि अब ये लगता है कि भाषण सुनने वाला इतना कहाँ से मिलेगा।